So in the last class we saw Lewis structures of simple molecules, carbonate, nitrate, है ना, इन सब के हमने ओजोन, इनका हमने लेवाइस स्ट्रक्चर बनाया था। उसके रूल्स लिखे थे ना कि उसमें पहले हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, विल डिवाइड देम इनटू पेयर्स, और फिर उन पेयर्स को हम इंटेलिजेंटली प्लेस करेंगे बिटवीन एटम्स, ताकि सभी एटम्स का ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो लेक्चर देख लेना, मैंने डाला हुआ लेक्चर, ठीक है, उसको देख लेना। ठीक है, और एंड किए थे बोर के वो स्कीम का ऑक्टेट रूल जो था उसका हमने लिमिटेशन देखा था, राइट। द लिमिटेशन वाज, मतलब लिमिटेशन क्यों बोल रहे हैं कि अभी तक हम ऑक्टेट रूल में ये पढ़ रहे थे कि सबके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट। बट ऐसे भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके आखिरी शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है पर वो तब भी स्टेबल है। तो उसमें अपन ने एक रूल देखा था, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, मतलब 8 से ज्यादा वाले, एक थे इनकम्प्लीट ऑक्टेट 8 से कम वाले, जैसे BCl3, BeCl, है ना। ये सब आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी वो स्टेबल है। फिर एक्सपैंडेड ऑक्टेट में PCl5 8 से ज्यादा है फॉस्फोरस के आजू बाजू में, तब भी वो स्टेबल है। मतलब ऑक्टेट रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस। और एक देखा था हमने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां तक ये थे लास्ट क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर एक्चुअली गोइंग फॉर सम थ्योरीज, है ना, कि बॉन्ड क्यों बनती है, वो थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझाई थी। उसको स्टार्ट करने से पहले समझते हैं बॉन्ड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बॉन्ड के हम क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, क्योंकि अपन आगे जाके पढ़ेंगे कुछ वर्ड्स आएंगे तो वो इनसे रिलेटेड वर्ड्स होंगे। जैसे कि बॉन्ड का एक लेंथ होता है, लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू अटैचिंग न्यूक्लियस, जो दो बॉन्ड, दो एटम आपस में अटैच हो रहे हैं ना, उनके न्यूक्लियस के बीच का कितना डिस्टेंस है उसको आप कहते हैं बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एक होती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कि वो बॉन्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक बॉन्ड अगर वीकर होगी तो कम एनर्जी में भी वो ब्रेक हो जाएगी। वो दोस्ती वाला एग्जांपल याद है ना, एक 2 दिन की दोस्ती और एक बचपन की दोस्ती। तो बचपन की दोस्ती स्ट्रॉन्गर होगी, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और 2 दिन की दोस्ती एकदम वीक होगी, ऐसी कुछ बोल दो और तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था तो कल से वो लोग साथ में नहीं आएंगे, साथ में बैठेंगे, तो वीक बॉन्ड, समझ रहे। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है, बॉन्ड का एंगल भी होता है। एक एंगल मैंने बीच में आप लोगों को बताया था ना, 180 डिग्री देखे थे, 120 डिग्री, जब मैं शॉर्ट में आपको बीच में हाइब्रिडाइजेशन बताया था तो मैंने बताया था दो बॉन्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है लीनियर स्ट्रक्चर में, ट्रायंगुलर प्लेनार में 120 डिग्री होता है। तो वो बॉन्ड के बीच के एंगल्स क्या है उनको अपन बोलते हैं बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, और एक होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है उन दोनों के बीच में कितनी बॉन्ड्स है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखना फर्स्ट, बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, इसमें हाइफन डाल के डेफिनेशन लिखना, इन अ कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, in a covalently bonded molecule, in a covalently bonded molecule, distance between the nuclei of, in a covalently bonded molecule, distance between the nuclei of the two atoms, distance between the nuclei of two atoms is known as bond length, is known as bond length। ठीक है, अब ये बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करनी चाहिए, क्या लगता है।
न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस देख रहे हैं ना। मान लीजिए मैं एक बॉन्ड बना रहा हूं HeCl के साथ और एक बॉन्ड बना रहा हूं HeI के साथ। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैंने हाइड्रोजन को कॉमन रखा है दोनों में, पर एक जगह मैंने क्लोरीन लिया, दूसरी जगह आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन में साइज का डिफरेंस होगा ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है? आयोडीन बड़ा है, क्लोरीन छोटा है, क्योंकि क्लोरीन ऊपर है आयोडीन नीचे है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन बड़ा होगा, जैसे जैसे अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड साइज, सॉरी एटॉमिक साइज आपका बढ़ता है, तो उस हिसाब से आयोडीन बड़ा होगा, क्लोरीन छोटा होगा। तो अब जब इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पुराना वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस, ये उसका एक लौता ऑर्बिट, ये रहा क्लोरीन का न्यूक्लियस, इसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? अगेन हाइड्रोजन तो उतना ही छोटा होगा ना, इसके साथ छोटा इसके साथ बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है। ठीक है, बट आयोडीन बड़ा है। आयोडीन क्या है? बड़ा। ये रहा उसका न्यूक्लियस, ये उसका फर्स्ट शेल। आयोडीन कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में। फोर्थ नहीं, सेकेंड में तो फ्लोरीन ही है, थर्ड में क्लोरीन है, फिर फोर्थ में ब्रोमीन है, और फिफ्थ में आयोडीन है। मतलब उसके पास 5 शेल होंगे। पीरियड नंबर टेल्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नहीं, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में, इसलिए फ्लोरीन के पास 2 ही शेल है। क्लोरीन थर्ड पीरियड में, इसलिए क्लोरीन के पास 3 शेल। लाइकवाइज ब्रोमीन के पास 4 होंगे, आयोडीन के पास 5 होंगे। राइट? तो फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बॉन्ड लेंथ बड़ा दिख रहा है, ये और पास आएगा एक्चुअली, पर तब भी इससे तो बढ़ेगा ना बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से एटम के साथ आप बॉन्डिंग कर रहे हैं। हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग, सॉरी क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करी तो उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी थी, पर उसी हाइड्रोजन ने जब आयोडीन के साथ बॉन्डिंग करी तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो बॉन्ड लेंथ विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एटम वी आर यूजिंग फॉर बॉन्डिंग। उसके साइज पे डिपेंड करेगा, एटम के साइज। जितना एटम बड़ा होगा उसका न्यूक्लियस उतना दूर होता जाएगा ना। बॉन्डिंग तो आखिरी शेल के साथ ही होगी। हमेशा ये याद रखना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पार्ट नहीं लेते। हमें क्लियर? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी आखिरी शेल से होगा, इलेक्ट्रॉन गेन भी आखिरी शेल में ही होगा, और शेयरिंग भी वो आखिरी शेल से ही करते। तभी तो अपन लिवाइस स्ट्रक्चर में सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं। अभी गौर किए कि हम बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनका जरूरत नहीं है, बॉन्डिंग वो बाहर वालों से ही कर लेते हैं। क्लियर है? तो उसका एक लाइन लिखना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, bond length increases, bond length increases with increase in the size of bonded atoms. Bond length increases with increase in the size of bonded atoms. ये लाइन क्लियर है सबको? अगर बॉन्डेड एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ का साइज बढ़ेगा। तो आप समझा सकते हो ना कि HCl बॉन्ड लेंथ विल बी लेस देन HI बॉन्ड लेंथ। क्लियर? उसका कारण क्या बताएंगे अपन कि आयोडीन इज बिगर देन क्लोरीन। ये इसका रीजन। क्लियर है सबको? ये तो पहला चीज हुआ। एंड बॉन्डेड एटम्स लिखिए ना सब। एंड decreases with an increase in, and decreases with an increase in, and decreases with an increase in number of bonds, and decreases with an increase in number of bonds between bonded atoms, between bonded atoms. ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया बताएगा मेरे को? रीड करो एक बार। लेंथ कम हो जाएगा, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, साइज में डिफरेंस दिख रहा है तीनों में। हाँ, आप ऐसे समझो कि एक मैंने मानस को सिर्फ एक हाथ से पकड़ा, ठीक है, तो थोड़ा दूर रहेगा। अब मैं 2 हाथ से उसको खींच लिया और टाइट हो जाएगा ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा
अब वो छुड़ा नहीं पाएगा मेरे को ना, एक से तो हो सकता है छुड़वा लेता, गुलती कर देता ऐसे छुड़ा के पकड़, और अभी दो से पकड़ लूंगा मैं, अब मैं और टाइट कर लिया ना उसको, समझ रहे हैं, है ना। तो डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी हो जाएगी पर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की थोड़ी छोटी, ट्रिपल बॉन्ड की और छोटी, पर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ और लेंथ का कॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा लेंथ होगा ना स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, नहीं, और जितना लेंथ कम होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो समझ गए लाइन जो लिखी है, decreases with an increase in the number of bonds between bonded atoms। एक एग्जांपल लिखना नीचे, सी बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा, हाँ मीटर ही होगा, पर मीटर से नहीं नाप सकते ना, मीटर तो इतना बड़ा होता है, पिकोमीटर, उसके आगे एक प्रीफिक्स लगाएंगे पिको, जस्ट जस्ट लाइक जैसे अपन रेडियस को नापते थे ना, तो पिकोमीटर यूज करते थे, कि पिकोमीटर आपका मीटर का ही एक स्मॉल यूनिट है, जिसके सामने अपन ने एक प्रीफिक्स लगा दिया पिको नाम का, जो 10 टू द पावर -12 होता है उसका मतलब, ठीक है। और आपके एटम के साइज ही ये है ना, तो उनका लेंथ भी इसी रेंज में आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पिकोमीटर्स में। नीचे एक एग्जांपल मिलना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है 107 पिकोमीटर, 107 पिकोमीटर, 107 पिकोमीटर। अब क्या लगता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होगा कि कम होगा, सोच के बताना। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ इससे, दोनों जगह सिंगल बॉन्ड है, ज्यादा होगा, कारण यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा था, अब दूसरा कार्बन तो बड़ा होगा ना इसके जितना, तो लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो लिखना 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। तो ये पहला स्टेटमेंट के लिए एग्जांपल हो गया, समझ रहे हो क्या। कार्बन हाइड्रोजन का कंबाइन किया तो 107 पिकोमीटर था, बट कार्बन कार्बन का कंबाइन किया तो 154 पिकोमीटर था। तो ये जो फर्स्ट चीज लिखे ना कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस अगर एटम का साइज इंक्रीज होता है, तो विद एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम विथ विच वी आर मेकिंग बॉन्ड, ठीक है। अब अगला जो दो एग्जांपल लिखने वाला हूं, ये आपका हो जाएगा अगला स्टेटमेंट का एग्जांपल, कि डबल बॉन्ड हो रही है या ट्रिपल बॉन्ड हो रही है। तो चलो दोनों का लेंथ लिख लेना, एक का है 133 पिकोमीटर और दूसरे का 120। देख लो 133 कहां लिखोगे, 120 कहां लिखोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो सेकंड, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, ये तो क्या आपका बॉन्ड लेंथ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखना बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। रीमा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, बॉन्ड एंगल देखो इसमें, इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, बार बार कोवेलेंटली लिख रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड हम कोवेलेंट में ही दिखाते हैं ना, आयनिक बॉन्ड में ऐसा अपन लाइन नहीं दिखाते बॉन्ड के लिए, ठीक है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल having more than two atoms, having more than two atoms, having more than two atoms, एंगल दो लाइन के बीच का ही बनेगा ना, एंगल समझते हो ना, एक लाइन है ये दूसरा लाइन है, इनके बीच के एंगल बोलेंगे, राइट। तो कम से कम दो बॉन्ड होनी चाहिए तब तो एंगल बनेगा, दो लाइन होनी चाहिए तब तो एंगल बनेगा। मान लो अगर सी बॉन्ड एच का मैं बोलूं उसका बॉन्ड एंगल बताओ, तो कुछ नहीं होगा इसका बॉन्ड एंगल, ये लाइन किसी से बॉन्ड, किसी से एंगल बना ही नहीं पा रही है ना। हाँ, पर अगर यहाँ पे एक सी बॉन्ड एच और है, यहाँ पे एक सी बॉन्ड एच और है, तो अब इन दोनों बॉन्ड के बीच के एंगल को ही हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो कम से कम तीन एटम तो होने चाहिए तब तो बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट आएगा, दो एटम में तो एक ही बॉन्ड बनेगी दोनों के बीच में, तो कोई बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं, हैविंग मोर देन टू एटम्स, दो एटम होंगे तो ऑटोमेटिकली तीन एटम के बीच में दो बॉन्ड तो बननी है ना, नहीं, तो वहां पे बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। मोर देन टू एटम्स कॉमा द बॉन्ड फॉर्म एन एंगल विथ ईच अदर, द बॉन्ड्स फॉर्म एन एंगल, द बॉन्ड्स फॉर्म एन एंगल विथ ईच अदर, which is known as bond angle.
ठीक है, there are two factors which affect the bond angle. There are two factors which affect the bond angle. फर्स्ट लिखना लोन पेयर. लोन पेयर तो सब जानते हैं ना क्या होता है लोन पेयर, है ना. लोन पेयर रिपल्शंस, लोन पेयर रिपल्शंस, एंड सेकेंड लिखना हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. ये दोनों कंसेप्ट हम ना पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तब मैं क्लियर करूंगा एंगल का कंसेप्ट. ठीक है, समझ रहे हैं क्या. लोन पेयर रिपल्शंस कैसे डिसाइड करेंगे एंगल, एंड हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करेंगे. हाइब्रिडाइजेशन का तो एग्जांपल मैंने पीछे दिया था इस चैप्टर में, है ना. लोन पेयर का भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, बट अभी दिखवा नहीं रहा उस पर कुछ में. क्या ध्यान देना, अमोनिया जानते हैं, अमोनिया क्या होता है, NH3, और वाटर H2O. वाटर का लेते हैं एग्जांपल. H2O में H और H आपके दो O के साथ कनेक्टेड है नेटवर्क. ठीक है, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर. ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी है. ऑक्सीजन के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दो बॉन्डेड पेयर्स हैं और दो लोन पेयर्स हैं. लोन पेयर्स किनको बोलते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. वो वहां पे ऐसे ही खड़े रहते हैं, दे आर लोन पेयर्स. ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा ना. इनके रिपल्शन से क्या होगा ना, ये इनको रिपेल करेंगे. ये भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही, भले वो शेयर्ड पेयर है, पर है तो वो भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है. तो इनके रिपल्शन से क्या होगा, ये दोनों पास आ जाएंगे. ये नहीं, हाँ इनका भी रिपल्शन होगा, ये भी रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां उनका रिपल्शन बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैलेंस पोजीशन में आ जाएंगे. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो, वो आपको धक्का दे रहा है, बट एक पॉइंट पे आके आप रुक जाओगे ना, जहां दोनों का जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगा. अब वो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, स्टेबल. ठीक है, तो ऐसे ही इनमें भी होगा. इनके बीच का रिपल्शन, इनके बीच का रिपल्शन, एक रिपल्शन होने के बाद एक पोजीशन फिक्स हो जाएगी, और वो अब कहलाएगा इनका एंगल. पर अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यहाँ पे ये पेयर नहीं होता, तो ये दोनों अब आराम से दोनों एक दूसरे को फुल रिपेल करते, और एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है, तो एंगल 180 डिग्री हो जाता ना. अब ये एंगल कम रिपल्शन के कारण. समझ रहे बात को, है ना. दो लाइन के बीच का एंगल देखना है अपन को. अगर यहाँ से धक्का दे दूंगा, यहाँ से धक्का दूंगा, तो एंगल कम हो जाएगा. पर अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे चले गए, तो एंगल बढ़ जाएगा. तो रिपल्शन के कारण भी आपका एंगल कम ज्यादा होगा. डिटेल में अपन जब ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब बताऊंगा. हाइब्रिडाइजेशन में तो मैंने बताया था आप लोग को कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन था तो एंगल आपका 180 डिग्री था, sp2 में 120 डिग्री था, और sp3 में 109 डिग्री. तो अपन लिख लेंगे, समझ पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. थर्ड लिखना बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर. It is defined as the number of covalent bonds. It is defined as the number of covalent bonds present in a molecule. It is defined as the number of covalent bond present in a molecule. और अगर ये जीरो हुई, मतलब उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं, है ना. मतलब वो दोनों मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं. समझ रहे हैं. ठीक है, इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. नीचे में लिखना बॉन्ड ऑर्डर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ऐसे लिख लो, सिंबल के फॉर्म में ही. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ जैसे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, सिंगल बॉन्ड है ना, और साइज अभी पीछे देखे थे 154 पिकोमीटर. बॉन्ड ऑर्डर कम, लेंथ ज्यादा. बॉन्ड ऑर्डर 2, लेंथ कम. एंड बॉन्ड ऑर्डर 3, लेंथ और कम. ये समझ में आ रहा है जो लिखा है ऊपर नीचे.
ये लिख लो एग्जांपल के लिए, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर है और ये बॉन्ड लेंथ लिखी है मैंने, ठीक है। कोई यूनिट नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट अ न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, एक नंबर है वो जो बता रहा है कि उन दोनों एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड्स बनी है। ठीक है, एक लाइन और लिख लेना, इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो द मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर जीरो मतलब बॉन्ड ही नहीं है दोनों के बीच में, तो वो मॉलिक्यूल बना ही नहीं है। क्या लिखे, द मॉलिक्यूल्स डज नॉट एक्सिस्ट, द मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखना, बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी का वर्ड पहले भी सुने हैं ना, एनर्जी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी। मैंने एक आधा बताया कि जब भी बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है और उतनी ही एनर्जी देनी होती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मतलब किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा ना, वो चीज अपने आप नहीं टूटेगी। तभी तो अपन बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। सुने कभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो सुने ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा, आपको इसको हीट करना पड़ेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। वाटर गॉट कन्वर्टेड इनटू H2 एंड O2, ये अपने आप थोड़ी ना होगा, आपको इसको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। ये सब 10th में पढ़ते थे अपन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये 3 टाइप के डिकम्पोजिशन होते थे। और डिकम्पोजिशन आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होते थे, जहां पे आपको रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ेगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। समझ रहे हैं? तो कभी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। आप इसकी बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हो, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट में से आप कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड्स तोड़ रहे हो, तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ और अच्छा ये एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होगा? जूल या किलो जूल। जैसे अपन ने आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए यूनिट लिया था, वो भी एनर्जी थी, ये भी एनर्जी है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? किलो जूल या जूल पर मोल। मतलब 1 मोल बॉन्ड तोड़ना है, 1 मोल बॉन्ड तोड़ना है, समझ रहे ना? मतलब अगर मैं बोलूं कि वाटर के लिए बॉन्ड एंथैल्पी फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, 700 किलो जूल है, इसका मतलब क्या होगा? 700 किलो जूल से 1 मोल वाटर की बॉन्ड्स टूट जाएंगे। 1 मोल वाटर मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बॉन्ड्स आप तोड़ सकते हो इतनी एनर्जी से, समझ रहे हैं? ठीक है, चलो इसमें लिखना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of covalent bond is formed। देखो मैंने formed लिखा है, किसी ने रिलीज में कुछ क्वेश्चन नहीं उठाया, किसी रिक्वायर्ड हुआ क्या, है ना? मैं सोच रही थी, तो बोल कब रही थी, ठीक है। ये रिलीज लिखवाया, उसके मैंने बॉन्ड फॉर्म लिखवाया है। अगर मैं रिक्वायर्ड लिखाता तो मैं बॉन्ड ब्रेक लिखवाता, समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? ओके, तो it is the amount of energy released when 1 mole of covalent bonds is formed while the bond dissociation enthalpy, dissociation का मतलब तोड़ना ना, ब्रेक करना, while bond dissociation enthalpy is the amount of energy required। देखो दोनों का अमाउंट सेम होता है, बस नाम चेंज कर दिए। While the bond dissociation enthalpy
is the amount of energy required, is the amount of energy required to break the 1 mole of bonds, to break the 1 mole of bonds, to break the 1 mole of bonds, so as to separate the bonded atoms, so as to separate the bonded atoms, so as to separate the bonded atoms. ठीक है, तो अपन ने दो चीज लिख ली, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी। दोनों का वैल्यू सेम है बट साइन अलग अलग होगा, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव। कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी, सोच के बताओ, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। एक बॉन्ड एंथैल्पी बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दोनों का वैल्यू सेम है बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कौन सी पॉजिटिव होगी? हाँ, नेगेटिव मतलब रिलीज, एब्सॉर्ब कराना, रिक्वायर्ड मतलब पॉजिटिव। मैं अगर आपको एनर्जी दे रहा हूं मतलब पॉजिटिव, अगर आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो मतलब वो नेगेटिव है। तो कहां रिलीज हो रही है? इसमें हो रही है ना, बॉन्ड एंथैल्पी में। अरे डिसोसिएट मतलब टूटना, और बिना कोई चीज एनर्जी दिए टूट जाएगी क्या? तो ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव और ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव। बॉन्ड एंथैल्पी इज नेगेटिव, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। आपको ये एंडो हो गया ना, ये एक्सो हो गया। ये क्या हो गया? एंडो, ये हो गया एक्सो। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड तब मॉलिक्यूल टूटा है, और यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड अ बॉन्ड, जब मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, द बॉन्ड एंथैल्पी एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, द बॉन्ड एंथैल्पी एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, the bond enthalpy and the bond dissociation enthalpy are equal in magnitude, are equal in magnitude but opposite in sign, but opposite in sign, but opposite in sign। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वैल्यूज दोनों की सेम है। अगर ये 700 है तो ये भी 700 होगी, बस अंतर इतना है ये हमने दी है और ये निकली है। इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन, एंड ऑपोजिट इन साइन। क्लियर है? साइन अलग अलग होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगी। और कभी एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, बस समझाने के लिए कि रिलीज हुई है कि एब्जॉर्ब हुई, आपको दिखाने के लिए बस नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। अदरवाइज एनर्जी है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगी उसकी। ठीक है, ओके। अब देखो, एंथैल्पी स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगी, मानते हो? एंथैल्पी स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगी कि नहीं? जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसको आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, नहीं? और जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, आप कम एनर्जी दोगे तो भी वो टूट जाएगी, राइट? ओके, तो नीचे लाइन में लिखना, as the bond order increases, as the bond order increases, और यहाँ पे मैं 2 fill in the blank डालने वाला हूँ, ठीक है? वो 2 fill in the blanks आप लोग डालोगे, उसके आंसर्स इंक्रीज या डिक्रीज ही होंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी? बॉन्ड ऑर्डर को मैंने इंक्रीज किया है, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, यानी कि 1 से 2 से 3, कॉमा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी डैश, कॉमा बॉन्ड लेंथ डैश। मुझे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है ना, अब उसमें या तो इंक्रीज आएगा या तो डिक्रीज आएगा, पर सोच के भरना है, उसका नहीं मानना है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बता दी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो अब बॉन्ड एनर्जी का क्या होगा और बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, मुझे से पूछना होगा, बताएगा। दे दो 2 मिनट टाइम दे दो ना, सोच के। सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं अपन। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो आपको पता है क्या होता है, सिंगल डबल ट्रिपल। उससे बॉन्ड लेंथ को क्या होगा ये भी पता है,
और अब एनर्जी भी पढ़ लिए, तो अब तीनों को रिलेट करेंगे। चलो पहला, अरे क्या नहीं मालूम मेरे को आज बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ेगा। ये रहा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो अब क्या लग रहा है, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी टूटने में। ये स्ट्रेंथ कम है इसकी, तो कम एनर्जी में काम हो जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी तो और थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा, मतलब और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या वो जानो दिमाग में, और लेंथ तो दिख ही रहा है। कितने लोगों से बन जाती है ईमानदारी। सेकंड तो और इजी था, इसको बना के देख ले तो सब चीज हो जाती है। ये दूर दूर है तो स्ट्रेंथ कम होगी, ये पास पास है स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये दूर दूर है तो लेंथ ज्यादा है, पास पास आएंगे तो लेंथ कम हो जाएगी। डिफिकल्टी तो समझने में तीनों को, तीनों कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। अपन एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, इसी में एक लाइन और लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी, देखो समझा करो ना, रटो मत। अगर रटने होगा तो मैं सिर्फ लिखवा देता आप लोगों को नोट्स, इसको रट लेना। समझा रहा हूं इतना तो उस चीज को समझो ना। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट लिखना एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के कारण लेंथ वेरी करेगा ना, लेंथ वेरी करेगा तो स्ट्रेंथ वेरी करेगा, स्ट्रेंथ वेरी करेगा तो एनर्जी वेरी करेगा। अब सब रिलेट करो। ठीक है, एटॉमिक साइज फर्स्ट लिख लो, एटॉमिक साइज। ठीक है, सेकेंड लिखना, सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होगा, पोलैरिटी बढ़ेगी। अगर आपका फ्लोरीन और एच के बीच में बॉन्ड बन रही है, हमको पता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरी बॉन्ड एच और सीएल के बीच में ही बन रही है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसके कारण इसको पार्शियल नेगेटिव, इसको पार्शियल पॉजिटिव, इसको पार्शियल नेगेटिव, इसको पार्शियल पॉजिटिव। पर ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। ये ज्यादा पॉजिटिव है, ये कम पॉजिटिव है। तो अगर ये ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव होगा तो इनका पोलैरिटी बढ़ेगा, इनका पोलैरिटी कम होगा, तो ये थोड़ा पास पास रहेंगे, ये थोड़ा दूर दूर रहेंगे। वैसे भी बॉन्ड लेंथ का भी तो फर्क है ना दोनों में। इसका बॉन्ड लेंथ कम है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ भी कम ज्यादा होगा, तो इसलिए एनर्जी भी कम ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड पॉइंट। थर्ड लिखना, थर्ड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। देखो अभी तक अपन पढ़े नहीं है ओवरलैपिंग क्या होती है, बट मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता रहा हूँ ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। हमने ऑर्बिटल का शेप तो पढ़ा है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप की होती है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप की होती है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक वीबीटी थ्योरी है, वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो ये बोलते थे कि अगर आपका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो वो दूसरे किसी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ तो ओवरलैपिंग कर सकता है। ये मैंने हाइड्रोजन बना के दिखाया। तो ये क्या है आपका H2। H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, लेफ्ट वाला एक हाइड्रोजन, राइट वाला एक हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का ऑर्बिटल हाफ हाफ फिल्ड था, तो दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। पर वही हीलियम देखो, हीलियम हीलियम क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल है उसका, वो दोनों फुल फिल्ड है ना, ये तो फुल्ली फिल्ड है, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, इसलिए He2 नहीं बनता है पर H2 बनता है, क्योंकि उनके पास हाफ filled orbitals हैं which overlap with each other और this result in bonding.
समझ में आ रहा है ये क्या बोला मैंने? तो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी ना, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। आप ये समझ लो कि अगर मैंने सिर्फ अगर इसका हाथ पकड़ा हुआ यहाँ से ऐसे, है ना, तो ये ओवरलैपिंग कम है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा और ऐसे ये ऐसे पकड़, ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई ना, तो अब स्ट्रेंथ बढ़ जाए। समझ रहे हैं ओवरलैपिंग का मतलब? तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी ये डंबल शेप है और ये स्फेरिकल शेप है, इन लोग ओवरलैपिंग ऐसे भी कर सकते हैं, हेड ऑन। गाड़ी ऐसे टकरा रही है, इम्पैक्ट ज्यादा होगा कि नहीं? दो गाड़ी अगर आपस में आपके हेड ऑन कोलिजन करेंगी तो गाड़ी में ज्यादा डैमेज होगा इन कंपैरिजन टू अगर वो चलते चलते साइड वाइज डैमेज करेगी तो वो डैमेज कम होगा। समझ रहे हैं? तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर इन हेड ऑन कोलिजन इन कंपैरिजन टू साइड वाइज कोलिजन। तो अभी ये दोनों हेड ऑन आ रहे हैं ना, ये दोनों कैसे आ रहे हैं? हेड ऑन। पर ये दोनों कैसे आएंगे? साइड वाइज। तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। समझ रहे हैं? ओवरलैपिंग वही ऑर्बिटल्स करेंगे जो हाफ फिल्ड, और ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना अच्छा होगा, एक्सटेंट समझ गए ना, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना अच्छा होगा बॉन्ड उतनी स्ट्रांग होगी, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी है। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट हुआ आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और फोर्थ पॉइंट लिख लो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पे भी आपका एंथैल्पी डिपेंड करेगा ना, सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी कम होगी, डबल बॉन्ड की एंथैल्पी ज्यादा होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की एंथैल्पी और ज्यादा होगी। क्लियर है? चलो, ये हो गया आपका बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक सारी। कितनी? 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखे ना अपन, लेंथ, ऑर्डर, वो फैक्टर्स है। क्या पूछता हूँ, क्या बताते हो? बॉन्ड ऑर्डर, लेंथ और एंथैल्पी। स्ट्रेंथ अपन इसी में पढ़ लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ को अलग से नहीं पढ़े। एंगल भी था ना एक, एंगल, एंगल लेंथ ऑर्डर और एंथैल्पी, 4 हो गए, 4। ठीक, चलो नेक्स्ट एंड डालना, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, फिजिक्स में पढ़ोगे डाइपोल मोमेंट? पढ़ोगे अभी तक? नहीं पढ़ोगे। डाइपोल का मतलब क्या होता है? वर्ड का मीनिंग क्या है? दो पोल, दो पोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, उसको अपन कहते हैं डाइपोल। दो पोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। यहाँ पे दो पोल कौन कौन से हैं? एक पार्शियल पॉजिटिव है, एक पार्शियल नेगेटिव है। दो पोल्स हो गए। मतलब ये जो डाइपोल है ना, ये सिर्फ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। नॉन पोलर बॉन्ड में तो वो चार्ज ही नहीं रहते, नहीं। Cl और Cl के बीच में तो जो बॉन्ड बन रही है कोवेलेंट बॉन्ड, वो किस टाइप की है? नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये तो पढ़े ना, 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट H और Cl में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहे हैं? तो इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज, टू ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डाइपोल। ये डाइपोल नहीं है, ये डाइपोल है। डाइपोल समझ में आया? अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जस्ट लाइक जैसे अपन मोमेंटम पढ़ते हैं, मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी m/v, वैसे इसका भी एक फॉर्मूला होगा। डाइपोल मोमेंट भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि क्या होता है? इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं? इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज दोनों का बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, साइन में अलग अलग। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज करता हूं और राशि गेन करती है, तो हम दोनों का चार्ज तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा ना, 1 and 1, बस फर्क क्या होगा? साइन में। मुझे +1 मिलेगा, इसको -1 मिलेगा। व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पे भी इन दोनों बॉन्डिंग एटम के चार्जेस सेम होंगे, और उनके बीच का डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। अभी तो पढ़े बॉन्ड लेंथ, नहीं, अभी तो बात की ना कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड, जो डिस्टेंस होगा उसको अपन बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो ये b जो है एक्चुअली वो बॉन्ड लेंथ, नहीं। तो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, या बॉन्ड लेंथ ऑफ दोस टू कंबाइनिंग एटम। क्लियर है?
चलो लिखना इसका, इट इज डिफाइंड एज, अच्छा इसको डिनोट करते हैं अपन म्यू से, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू सुने ना पहले, म्यू, म्यू बनाते दोनों साइड से खींच देना उसको, म्यू, ठीक है, म्यू, म्यू बनाओ और दोनों से नीचे ले आओ, म्यू, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। देखो इसमें, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब साइन वाइन नहीं देखना अपन को, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज and the distance between and the distance between and the distance between the centers of positive and a negative charge, यानी कि न्यूक्लियस, and the distance between centers of positive and nuclear, sorry, positive and negative charge. Okay, it is defined as the product of the magnitude of the charge and the distance between the centers of positive and negative charge, bracket में bond length लिखना, bond length, ठीक है। नीचे फॉर्मूला लिखना, म्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू आर लिख लो, जहां पे सी आपका है चार्ज, क्यू भी बोलते हैं ना, चार्ज को क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, चार्ज को क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सी का मतलब लिख लो चार्ज, एंड आर का मतलब लिख लो सेपरेशन बिटवीन देम। यूनिट क्या होना चाहिए इसका, चार्ज का यूनिट क्या होता है, वॉट, कूलम, वो पावर का यूनिट होता है वॉट, वो एनर्जी का यूनिट है, इनमें अंतर है कि नहीं। चार्ज कूलम, ठीक है, चार्ज बाय टाइम एम्पियर, ठीक है। चलो तो यूनिट लिखा, इट्स यूनिट इज कूलम मीटर, इट्स यूनिट इज कूलम मीटर, कूलम के लिए सी वर्ड यूज करेंगे, इसको ना क्यू ही दे देना, ठीक है, क्योंकि सी में कंफ्यूजन होगा, सी कूलम होता है तो चार्ज के लिए क्यू सिंबल यूज करो, ठीक है। ऊपर फॉर्मूले में सी की जगह क्यू ले लेना, ठीक है, क्यू इंटू आर, तो क्यू आपका चार्ज हो जाएगा, आर आपका सेपरेशन, और सी सिंबल किसका है, कूलम का, कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, एक कूलम मीटर इसका यूनिट, इसका एक यूनिट और होता है, नीचे लिखना, डाइपोल मोमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन, डाइपोल मोमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन, डाइपोल मोमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन d by d e d by e, d by the symbol capital D, d boy, d by कैपिटल डी, जिसका इसका साथ रिलेशन क्या है वो भी लिखना नीचे, 1 d बाय, यानी कि 1 d इज इक्वल्स टू 1 d इज इक्वल्स टू 3.33564 into 10 to the power 30 कूलम मीटर माइनस 30 कूलम मीटर, ठीक है। ठीक है, नीचे लिखना, द शिफ्ट इन द शिफ्ट इन द शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कहीं लोगों की भीड़ ज्यादा है तो अपन बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पॉपुलेटेड एरिया है बहुत, ठीक, इस अपने जितनी भी कॉलोनीज है ये सब पॉपुलेटेड एरियाज है। आप थोड़ा आउटर रायपुर में चले जाओ, वहां पे आपको कम लोग दिखेंगे ना,
यहाँ पे घर एकदम चिपके चिपके, एक घर से दूसरा घर, एक कोचिंग से दूसरा घर, यहाँ पे दूसरा घर, ऐसे चिपके चिपके। वहां पे आराम से एक घर होगा आपका, उसका एक बाहर एक गार्डन होगा, फिर एक मतलब वहां पे थोड़ा पॉपुलेशन कम है तो डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की, सॉरी। बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। जैसे ऑर्बिटल हो गया ना, ऑर्बिटल में अपन बोलते हैं ना कि ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल के अंदर पूरी मैक्सिमम होगी, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा पाएगा, आप इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हो, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो द शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिंबलाइज्ड बाय, सिंबल लिख के फिर IACD लिखना है, सिंबलाइज्ड बाय अ ब्रोकन एरो, अ ब्रोकन एरो, अ ब्रोकन एरो। देखो उसका क्या मतलब, वो ध्यान देना। जैसे NF3 मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। NF3 पहले इसका मॉलिक्यूल बनाते कैसे बनेगा। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो वो सेंट्रल एटम होगा डिवाइस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये रहा आपका नाइट्रोजन, इसमें 3 फ्लोरीन कुछ इस फैशन में कनेक्टेड होते हैं। हम शेप देखेंगे, अभी शेप में समझना कि सर ऐसे ही क्यों बना रहे हो, ये यहाँ 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 क्यों नहीं बना रहे। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका रीजन। तो अपन जब वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो अपन शेप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2,7। वैसे इसके पास भी होगा ना। और नाइट्रोजन के पास 5, 1 2 3, एक लोन पेयर। अगर ये बॉन्डिंग हो जाती है तो 6 2 8 हो जाएंगे ना नाइट्रोजन के पास, और इनकी एक एक बॉन्ड बनाना है बस इनको, इनके भी 8 हो जाएंगे। तो ये हो गया फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये हुआ दूसरे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये हुआ तीसरे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये हो गया आपके पूरे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब बॉन्ड कैसी बन रही है तीनों के बीच में, चारों के बीच में 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आया ना। ठीक है, अब हमें पढ़ा है कि कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है, ये पोलर है कि नॉन पोलर है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी तो बताया थे आप लोग कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब फ्लोरीन की ज्यादा है। आ गया डिफरेंस। ठीक है, तो यानी कि पोलर मॉलिक्यूल जिसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ही होगा ना, आया ना। तो उसको दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस बॉन्ड के ऊपर एक एरो बना देते हैं। जो ये एरो क्या बताएगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिंग को बताने के लिए वी मेक अ ब्रोकन एरो, ऐसा बना देते हैं। तो तीनों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा ही होगा, हाँ या ना, समझ रहे हो क्या। तो वो एरो हमें बता रहा है कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करने की जरूरत है क्या फिर से, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और वो फ्लोरीन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी। इसलिए एरोस किसकी तरफ दिखा रहे हैं अपन, फ्लोरीन की तरफ। समझ रहे हैं? ठीक है, एक एग्जांपल ये बना लो, और ऐसे ही ना अमोनिया का बना के दिखाओ मुझे, अमोनिया का, अमोनिया NH3, NH3 बना के दिखाओ। अच्छा, एक लोन पेयर बनाना मत भूलना, ठीक है, लोन पेयर। तो एक चीज और देखना, एक मिनट, लोन पेयर ऐसे मत बनाना, लोन पेयर की तरफ भी आप ना ऐसे एरो बनाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर की तरफ ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तरफ ही ज्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ पहले ये बना लिया क्या NH3, अब NH3 बनाना। पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना लो जैसे अपन ने NH3 का स्ट्रक्चर बनाया, फिर बॉन्ड बना के एरोस देखना कहाँ जाएंगे अब। अभी बताया ना, एरो देखिए, लोन पेयर की तरफ भी एरो रहेगा, वो ज्यादा नेगेटिव है ना, नाइट्रोजन कम नेगेटिव है। आप ये समझ के चलो कि एरो नेगेटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है और एरो का टेल पॉजिटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? एरो का हेड नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉइंट कर रहा है और एरो का टेल
पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए लोन पेयर की तरफ भी एरो ऊपर ही जाएगा। इसको डाइपोल मोमेंट का सिंबल बोल सकते हो आप, ठीक है, बना NH3 ऐसे ही बनेगा सेम, है ना, बट एरो नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऐसा बना, अगेन इसका लोन पेयर की तरफ तो ऐसे ही जाएगा, वो तो कोई गलत चेंज नहीं होगा ना, बस फर्क क्या होगा, H और तीसरे H के साथ जो बॉन्ड बन रही है सबके एरो ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? तो arrows always point towards more electronegative element in that compound, ठीक है। स्केलर वेक्टर पढ़े हो आप लोग, फिजिक्स में पढ़े हो स्केलर वेक्टर? तो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं पता है? कैसे निकालते नहीं, मतलब अगर मैं ऐसे वेक्टर ड्रॉ करूं तो उसका लाइन को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ और पैरेललोग्राम ऑफ ऐसा कुछ लॉज होते हैं ना, लॉ ऑफ एडिशन, मतलब अगर कोई एक वेक्टर ऐसा डायरेक्शन में है, वेक्टर मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसका इसका डायरेक्शन है ना, देखो अपन एरो से डायरेक्शन शो कर रहे हैं ना, मतलब डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है? ओके, तो ये एक तो मैं सिंपल वेक्टर पहले समझा रहा हूँ, फिर अपन उसको अपने डाइपोल मोमेंट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, या तो आप ट्रायंगल बना के ऐसा भी शो कर सकते हो, ट्रायंगल वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसा कुछ रहता है, मतलब अगर दो है तो उनका रिजल्टेंट ऐसा कुछ रहेगा, बीच से जाएगा रिजल्टेंट, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो वैसे ही अगर अपन इसका रिजल्टेंट निकालें और इसका रिजल्टेंट निकालें, एरोस भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड करेंगे। आप लोगों को फोर्स पढ़ते हैं ना कि फोर्स अनबैलेंस फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स होता है। अगर आप एक बॉक्स में दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाओगे तो वो बॉक्स मूव नहीं करेगा, मतलब उसमें फोर्स जीरो आ रहा है, क्यों? 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों को कैंसिल कर रहा है। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन दे कैंसिल आउट ईच अदर, एंड व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेम डायरेक्शन दे एड्स अप। वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो यहाँ पे वही होगा, ये तीनों जो आपके डाइपोल्स हैं दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स और ऊपर वाला अपवर्ड। तो जब चारों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इन तीनों को ऐड करोगे और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आया ना? इसका डायरेक्शन अपोजिट है, बट यहाँ क्या होगा, चारों अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये चारों ही ऐड होने वाले हैं, तो इसका नेट अब नेट बोलेंगे, इसका फोर्स नहीं बोलते, इसका क्या बोलते हैं? नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो जब मैं नेट डाइपोल पूरे मॉलिक्यूल का निकालूंगा ना, तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा, है ना? जबकि हमको पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, आया ना? समझ रहे हैं ना? उसके बावजूद भी NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से कम है। उसका कारण है उनका डायरेक्शन, द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये तीनों ऐड होके इसके साथ और ऐड हो जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, बट इसका नेट डाइपोल मोमेंट इन तीनों के एडिशन के साथ इसका सब्ट्रैक्शन करो तो कम होगा। समझे? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमको लग रहा था कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, चार्जेस ज्यादा होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा, तो उनका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होना चाहिए, आया ना? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन को उसका डायरेक्शन भी देखना होगा कि सारे वेक्टर्स क्या एक ही डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर होने के बावजूद भी उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को, तो अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, अभी बस समझ लो। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका जब बॉन्ड बनता है ना, तो बोरॉन एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड, ये दो तरफ फ्लोरीन है। ठीक, अब अगेन आप लोगों को स्ट्रक्चर में डाउन हो, यहाँ तब 3 ऐसे बनाया हूँ, वहां 3 ऐसे बनाए थे, ऐसा क्यों? फिर मैं बोला ना, ये मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगा रेस्पेक्ट के लिए, ठीक है? अभी समझते चलो जो बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखो एरो कैसे बनाऊं, सब फ्लोरीन की तरफ होंगे ना एरो, बिकॉज बोरोन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
फ्लोरिन। तो ये एरो ऐसा चला गया, ये एरो ऐसा चला गया और ये एरो ऐसा चला गया। क्लियर है? ये वेक्टर इस तरफ पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स राइट, और ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर पॉइंट करेगा ऐसे। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, कैंसल आउट ईच अदर, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट डाइपोल 0। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट निकालूंगा, है, इसका भी है, इसका भी है, बट द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। जैसे अपन वो बॉक्स वाले के लिए बोला ना, लेफ्ट से राइट 5 न्यूटन लग रहा है, राइट से लेफ्ट भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो इंडिविजुअल फोर्सेस तो है, बट उस बॉक्स में नेट फोर्स कितना हो गया? 0। वैसे ही इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल कितना हो गया? 0। क्लियर है? ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेते हैं ये वाला पार्ट। बस ये अभी तो NH3 NH3 लिख लियो ना, है ना, उसको अपन फिर नेक्स्ट क्लास में उसका रीजन भी लिख लेंगे, है ना, और थोड़ा सा इसके वो देखेंगे एप्लीकेशन, डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, फिर अपन थ्योरीज में आएंगे। ब्रेस्पर थ्योरी नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।